डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के मॉडल पेपर 2 का सेक्शन बी का सॉल्यूशन। और इस वीडियो में आज हम लोग सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी जो इसके पहले वाला सवाल है उन सभी का वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 36, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु आपको दिया है और दोनों के बीच में की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए कैसे, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर ए आपको दिया हुआ है -5,7, दूसरा बिंदु मान लीजिए बी यहाँ पर है -1,3। अब इस दोनों के बीच की दूरी कितनी दूरी है, यानी ए से बी तक की दूरी आपको बताना है। और दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है आप लोग के लिए। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर दूरी ए बी बराबर, दूरी सूत्र लिख लेते हैं हम लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 x1 y2 y1 क्या है, तो देखिए कोई भी जो बिंदु लिखा रहता है दो निर्देशांक से मिलकर के बनता है, x और y। तो पहला वाला हमारा x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो इसे जो पहला बिंदु है ना, इसे ही आप x1 बोल दीजिए और इसको y1 बोल दीजिए। तो हम यहीं पे शॉर्टकट में x1 y1 लिख लेंगे ताकि हमें आसानी से दिख जाएगा क्या है। दूसरे वाले बिंदु का नाम दे देंगे x2, y2। हो गया यहाँ। अब हमें दूरी निकाल देना है। तो x2 क्या है, देखिए x2 है -1, फिर माइनस होता है फार्मूला में, x1 क्या है -5। तो जब यहाँ पर -5 देंगे, पहले से माइनस है तो एक ब्रैकेट लगा दिए और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस। फिर देखिए y2 क्या है, तो y2 है 3 माइनस y1 क्या है, y1 है 7, तो इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर -1 है, अंदर में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 3 - 7 का होल स्क्वायर। इसे अब सॉल्व कर लीजिए। तो 5 - 1 4 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 7 देखिए माइनस में है और 3 प्लस में है, घटेगा लेकिन माइनस में बचेगा। तो 7 में 3 गया 4, यानी -4 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 4 चौके 16 और -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। और 16 16 हो गया 32, और 32 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। 32 का पूर्ण वर्ग तो नहीं निकलेगा, लेकिन जितना पॉसिबल है निकालेंगे। तो 32 को गुणनखंड कर लीजिए, 2 से 16 बार में भाग लग जाएगा, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। अब तो 2 अभाज्य आ गया, अब रुक गए, यानी 32 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार। तो हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल, तो जो जोड़ा होता है वो बाहर आ जाता है। तो 2 का जोड़ा मिला, 2 बाहर कर दिए, फिर 2 का जोड़ा मिला, 2 बाहर कर दिए। इसका जोड़ा नहीं मिला इस 2 का, तो ये रूट में ही रह गया, यानी कि 2 गुना 2 4√2, यही निकलेगा 32 का वर्गमूल। तो हम लोग लिख देंगे 4√2 इकाई, क्योंकि दूरी का मात्रा इकाई लिख देंगे कुछ भी, यही हमारा आंसर होगा। तो प्रश्न 37 ये है कि आकृति में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BE/EC बराबर BF/FE है। तो देखिए आपको एक त्रिभुज का चित्र दिख रहा है, ABC त्रिभुज, और इसमें आपको क्या क्या दिया है, इसमें दिया है DE दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ देखिए ब्लू वाला जो लाइन है DE, ये भुजा AC के समांतर है। और DF जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर से मैंने बना दिया है ताकि आपको अलग अलग आसानी से दिखे, ये DF AE के समांतर है। ये दो बातें आपको दी हुई है। तो आपको सिद्ध करना है कि BE/EC बराबर BF/FE होगा। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए क्वेश्चन को सिद्ध करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रमेय का हेल्प लेना पड़ेगा, और वो NCERT का आपका प्रमेय 6.1 है, जिसे हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस प्रमेय को थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद हम लोग इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। देख लीजिए क्या है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर, यानी BC भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए
जो दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि दोनों भुजाओं का यहाँ से अगर अनुपात लिया जाए तो बराबर होता है, AD/DB बराबर AE बटे EC। इसी के हेल्प से हम लोग इस सवाल को बनाने वाले हैं। कैसे समझते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दो त्रिभुज अलग अलग लेंगे, और दो त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे, एक तो इसको देखते हुए कि DE समांतर AC हमारा किस त्रिभुज में है। तो देखिए DE यहाँ पे दिख रहा है आपको रेखा, और ये AC यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं हम लोग। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में बड़े वाले त्रिभुज में हमें ये दिया हुआ है कि DE समांतर है AC के, दिख रहा होगा आप लोग को। ABC में DE जो है ब्लू वाला लाइन, ये AC के समांतर। अब इसी से कंपेयर आप कीजिए, अगर कोई भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा गया है जो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है दो भुजाओं को, AB को और AC को, तो हम यहाँ से जहाँ पे कटा है वहाँ से हम बोल सकते हैं कि अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ से बोल सकते हैं कि BD/DA बराबर हो जाएगा BE/EC के। यानी हम लोग लिख सकते हैं BD/DA बराबर BE/EC, BE/EC ये लिख सकते हैं। हमारा एक समीकरण करके इसको छोड़ देंगे, अब इसका यूज आगे करेंगे। अब फिर से चलेंगे हम इसको देखते हुए कि ये किस त्रिभुज में दिया गया है। यानी DF समांतर AE कहाँ आपको दिख रहा है, देखिए DF ये काला वाला जो लाइन दिख रहा है, और AE ये आपको ब्लैक वाला ही दिख रहा है। तो इस त्रिभुज में ये बन रहा है ABE में, दिख रहा है। तो हम लोग इस बार अब चलेंगे त्रिभुज ABE में, और इसमें क्या दिया है, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि DF समांतर है AE के, DF AE के समांतर है। अब देखिए इस त्रिभुज में अगर हम चलते हैं ABE में, और देखिए कि ये AE भुजा के समांतर ही तो DF है दिया हुआ आपको। तो अगर ये इस भुजा के समांतर है जो दो भुजाओं किस भुजा को, BA और BE भुजा को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है D और F पर, तो फिर आप लिख सकते हैं कि BD/DA बराबर BF/FE। इसी प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो BD/DA बराबर क्या लिख सकते हैं इधर से, BF/FE, BF/FE लिख सकते हैं। इसे हम लोग समीकरण 2 कर देंगे। और यहाँ साइड में मेंशन भी आप लोग कर सकते हैं, कैसे लिखे हैं, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आप लोग पूरा लिख सकते हैं। इस तरह से शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 का LHS यानी लेफ्ट में जो है वो बराबर है दोनों का, BD/DA, तो RHS भी बराबर होगा। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, अगर दो समीकरण का LHS यानी बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। यानी आप लोग लिख सकते हैं कि BE/EC बराबर हो जाएगा BF/FE के। और यही तो आपको सिद्ध करना था कि BE/EC बराबर BF/FE। ये प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये देखिए ये प्रमेय 10.1 है NCERT का। तो यहाँ पे आपको सवाल के रूप में ही दिया गया है प्रमेय 10.1। तो समझ लेते हैं कि ये प्रमेय क्या है और हमें क्या सिद्ध करना है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए जैसे कि ये एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यह एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो यहाँ पर टच किया, स्पर्श किया P बिंदु पर, तो इस बिंदु पर जो है अगर त्रिज्या हम लोग खींचते हैं, इस बिंदु से गुजारते हैं,
तो ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यही करना। अगर स्पर्श रेखा इधर से जा रहा है, मान लीजिए यहाँ Q बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो हम अगर इस स्पर्श बिंदु से स्पर्श एक त्रिज्या खींचते हैं जो गुजारते हैं, तो यह स्पर्श रेखा इस पर त्रिज्या पे लंब होती है। यही कहना है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं बढ़िया से कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए P बिंदु पर स्पर्श रेखा, यही है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जा रही है, ये त्रिज्या जो जा रही है वो जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा जो है लंब, कहीं से भी आप खींचिए, जैसे कि अगर स्पर्श रेखा हम यहाँ से खींच देते हैं, जो मान लीजिए R बिंदु पे स्पर्श कर रही है, तो अगर हम त्रिज्या को यहाँ से R बिंदु से गुजारेंगे तो ये जो है इस पर लंब होगी। इधर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यही होना है लंब होने का मतलब, यही है आपका सवाल। अब इसे प्रमेय को हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं, चलिए इसके लिए एक हमें फिगर बना लेना होगा और समझते हैं कि फिगर बना के कैसे सिद्ध किया जाएगा। चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में एक वृत्त बना लीजिए, इसका केंद्र O दे दीजिए और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई, नाम दे देते हैं इसका XY स्पर्श रेखा का, जो समझ लीजिए कि P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो इस स्पर्श बिंदु से अगर हम त्रिज्या को गुजारते हैं, यानी कि स्पर्श बिंदु से होकर के हमारा त्रिज्या जाएगा, तो ये इस पर लंब होगी। यही सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होगी। अब हम लोग बाहर में कोई एक बिंदु Q ले लेंगे, XY पर ही वृत्त के बाहर में, और यहाँ से हम O को मिला लेंगे। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, इसको हम लोग रचना में लिखेंगे। चलिए, कोई भी प्रमेय सिद्ध करने में सबसे पहले हमारा काम है कि क्या दिया है उसे लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आपको सवाल में क्या दिया है, तो दिया है कि लिख लेते हैं O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, दिख रहा है, O केंद्र वाला एक वृत्त है तथा बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा XY है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है? XY है। ये हम लोग मान लिए। तब हमें सिद्ध करना है कि, लिख लेंगे, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि OP लंब है किस पर? XY पर। यही कहना है कि आपका स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो हम लोग अब हमें रचना करना है, कुछ रचना कर रहे हैं सिद्ध करने के लिए। क्या रचना कर रहे हैं? तो हम लोग लिख लेंगे कि XY पर, XY जो हमारा स्पर्श रेखा है, XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया। ठीक है, P के अलावा एक बिंदु Q लिया जो वृत्त के बाहर है, जो वृत्त के बाहर है। बाहर ही आपको लेना है बिंदु Q के, तथा O से Q को मिलाया। ठीक है, O से Q को हमने मिला दिया है। अब देखिए, अब प्रमाण लिखने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, जो हमारा बात ये सिद्ध करना है। अब देखिए, हम लोग ये लिखेंगे, चूंकि बिंदु Q वृत्त के बाहर है। ठीक है, वृत्त के क्या है? बाहर। और बिंदु P क्या है? वृत्त पर है। तो कौन सा दूरी ज़्यादा है? बड़ा। OQ ज़्यादा दूरी बड़ा है कि OP? दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर कि OQ ज़्यादा दूरी, OQ की दूरी OP की दूरी से क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि ये वृत्त के बाहर है और ये वृत्त पर है। ये कम दूरी है, ये ज़्यादा दूरी है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि बिंदु Q वृत्त के बाहर है, अतः OQ बड़ा होगा किससे? OP से। स्पष्ट है, क्योंकि बाहर में है वो, ये वृत्त पर है। तो अब हम लोग लिख लेंगे कि और ये जो बात आया, और यह बिंदु P के अतिरिक्त
एक्स वाई के सभी बिंदुओं के लिए सत्य है। ठीक है, क्या लिखे हम लोग, देखिए हम लोगों ने दिखाया कि बिंदु क्यू वृत्त के बाहर है तो ओ क्यू दूरी ओपी से क्या होगी, ज्यादा होगी। और यह बिंदु पी के अतिरिक्त, यह बात जो ओ क्यू ओपी से ज्यादा है इसी के बारे में कर रहे हैं कि और यह बिंदु पी के अतिरिक्त एक्स वाई के सभी बिंदुओं के लिए सत्य है। यानी कि अगर आप एक्स वाई पर कहीं पर भी कोई भी बिंदु लेते हैं और ओ से उसका दूरी मिलाते हैं, जैसे कि पी क्यू है, आर ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, और इससे अगर हम ओ को इस तरह से मिला देते हैं, ये दिखाना है आप लोग, समझाने के लिए बना रहे हैं, इसको चित्र में बनाना नहीं है। तो ये ओपी से क्या होगा, हमेशा ओ आर ज़्यादा होगा, या ओ एस की दूरी ज़्यादा होगी, या ओ टी की दूरी ज़्यादा होगी। यानी कि ओपी क्या दिख रहा है हमें, इन सारे बिंदुओं में जो ओपी है वो न्यूनतम दूरी है। ठीक है, बाकी जितना बिंदु हम एक्स वाई पर लेंगे वृत्त के बाहर में, वो सब दूरी ओपी से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वो सब बाहर में है। और ओपी जो है वृत्त पर है तो ओपी क्या होगा, सबसे कम दूरी होगा, यानी न्यूनतम दूरी होगा। तो लिखेंगे, हम लोग लिख लेंगे कि अतः ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। हम लोग क्या सिद्ध कर लिए कि जो ओपी दूरी है वो एक्स वाई पर जितना भी अन्य बिंदु है उन सब में सबसे कम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। और किसी बिंदु से किसी लाइन पर जो न्यूनतम दूरी होता है वो उस पर लंब होता है। तब अगर ये ओपी न्यूनतम दूरी है तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः ओपी जो होगा वो लंब होगा किस पर, एक्स वाई लाइन पर, यानी स्पर्श रेखा पर। यही आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बिंदु अगर आप लेते हैं, अब कोई एक लाइन लेते हैं रेखा, तो इस बिंदु से इस लाइन पर जो न्यूनतम दूरी अगर खींचते हैं वही लंब होता है। जो एकदम कम दूरी होगा यही लंब होगा। अगर आप दूरी ज़्यादा कर देते हैं, इधर ज़्यादा कर देते हैं, ये ज़्यादा कर देते हैं, तो ये सब लंब नहीं होगा। जो कम दूरी होता है वही लंब होता है। तो हम सिद्ध कर दिए कि ओपी सबसे कम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ओपी जो है स्पर्श रेखा एक्स वाई पर लंब है। इस तरह से आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। तो प्रश्न 38 के अथवा में भी एक सवाल दिया गया है, हम लोग इसे भी देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये कह रहा है कि कोई भी अगर एक वृत्त है, ठीक है, और उसमें अगर एक व्यास आप खींचते हैं, कहीं पर भी व्यास खींच देते हैं, जैसे ये एक व्यास हो गया, ठीक है, तो व्यास के सिरों पर अगर हम दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं जो होती है वो समांतर होती है। यही करना है। कहीं पर भी मान लीजिए कि एक व्यास बना लीजिए, यही व्यास बन गया, तो इसका एक सिरा पर ये और दूसरे सिरा पर दूसरा अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों आपस में समांतर होती है। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर कैसा बना लेंगे, देखिए फिगर में आपको एक वृत्त बना लेना है और वृत्त में केंद्र दे दीजिए वो है, और एक व्यास बना लीजिए ऐसे इस तरह से करके। चलिए व्यास का नाम दे दीजिए एक्स वाई। ठीक है, अब इसके सिरे एक्स और वाई पर दो स्पर्श रेखा बना दीजिए। तो ये एक स्पर्श रेखा हो गई, इसका नाम दे दीजिए ए बी, और दूसरे सिरे वाई पर भी एक स्पर्श रेखा बना दीजिए, इसका नाम दे दीजिए सी डी। अब आप लोग डिटेल में लिख लेंगे इस तरह से सॉल्यूशन में। सबसे पहले कि दिया क्या है हमें सवाल में, तो दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक्स वाई वृत्त का व्यास है। ठीक है, एक्स वाई क्या है, वृत्त का
व्यास है, ठीक ना, दिख रहा है आप लोग को। तथा AB और CD दो स्पर्श रेखाएं व्यास XY के सिरों X तथा Y पर खींची गई है। ये बातें आपको दिया हुआ है सवाल। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखा समांतर है। तो सिद्ध करना है कि AB समांतर CD, यही आपको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए देखिए हम लोग क्या, एक पिछला प्रमेय जो हम लोग अभी 38 नंबर में ही प्रमेय 10.1 को सिद्ध किए हैं, उसी का यूज करने वाले हैं। वो प्रमेय क्या बोल रहा था कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, और कोई स्पर्श रेखा जैसे जा रही है बिंदु P से, तो इसी स्पर्श बिंदु से अगर हम त्रिज्या को गुजारते हैं तो स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर लंब होती है, यही कहना था उसका। तो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर कि यह स्पर्श बिंदु है x, ठीक है, और ये त्रिज्या है OX, और ये अगर स्पर्श बिंदु x से जा रही है तो AB स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर लंब होगी। इसका मतलब यहाँ पर कोण 90 बनेगा और यहाँ भी कोण 90 बनेगा, लेकिन आपको एक ही तरफ बना लेना है, इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। उसी तरह से देखिए कि Y स्पर्श बिंदु है और OY त्रिज्या है जो स्पर्श बिंदु Y से पास कर रहा है, गुजर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये स्पर्श रेखा CD इस पर क्या होगी, लंब होगी। तो ये इस तरह से लंब का चित्र बना देंगे हम लोग दोनों। अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए कि चूंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है, ठीक है, क्या होती है, लंब होती है। जानते हैं हम लोग, सिद्ध कर चुके हैं पिछले सवाल में। तो अगर लंब होती है तो ये लंब होगा। लंब होने का मतलब क्या, कि कोण 90 डिग्री बनना। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोण AXO 90 डिग्री होगा। तो अतः कोण AXO बराबर कितना, 90 डिग्री, तथा ये भी स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या जा रही है OY, तो ये स्पर्श रेखा भी इस पर लंब होगी, यानी ये कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं DYO, कोण DYO भी कितना, 90 डिग्री होगा, दोनों 90 डिग्री। अब हम लोग लिखेंगे कि दोनों कोण 90 है तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण AXO बराबर कोण DYO, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है तो बराबर हो गया। अब दोनों बराबर हो गया तो देखिए कि ये कैसा कोण है, दोनों एकांतर कोण हैं, दोनों एकांतर कोण है। किसका एकांतर कोण, ये समझ लेते हैं हम लोग। तो दोनों एकांतर कोण है तो किसका एकांतर कोण, देखिए अब ये AB रेखा है, ये CD रेखा है, ये XY समझिए उसका तिर्यक रेखा है। तो हम जानते हैं कि दो अगर रेखा है और एक अगर इस तरह से तिर्यक रेखा हम लोग खींचते हैं तो यहाँ और यहाँ पर बनने वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है, ठीक है। तो दो अगर समांतर रेखा होती है और एक तिर्यक रेखा उसे प्रतिच्छेद करती है तो नियम ये होता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। और इसका उलट बात, रिवर्स अगर हम बात करें कि अगर दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा उसे प्रतिच्छेद कर रही है और अगर एकांतर कोण बराबर है तो हम उसके उल्टे बोल सकते हैं कि दोनों रेखाएं इस तरह से समांतर होंगी, जस्ट उसका रिवर्स बोल देते हैं। तो अगर एकांतर कोण हमने बराबर दिखा दिया तो हम लोग रेखा को समांतर बोल सकते हैं। अब पहले ही अगर रेखा समांतर दिया रहता है तो हम बोलते हैं कि एकांतर कोण बराबर होगा। तो हमने यहाँ क्या दिखा दिया, ये दो रेखा है और ये इधर इधर बनने वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है और एकांतर कोण बराबर हो गया, सिद्ध कर दिया हम लोग कि एकांतर कोण बराबर है। तो उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों रेखा भी समांतर होगी।
तो हम लोग लिख देंगे फाइनली, इसलिए ए बी समांतर सी डी सिद्ध हुआ या प्रूव्ड, जो भी लिखना है, सिद्ध हुआ। इस तरह से ये भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न 39 ये है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिधि आपको दिया गया है और उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त को अगर हम 4 भागों में बांट देते हैं इस तरह से, तो हमारा एक भाग जो होगा इसे ही चतुर्थांश बोलते हैं। यानी ये वाला पार्ट आप समझिए, यही वृत्त का चतुर्थांश है। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें अगर हम 4 से भाग दे दें, क्योंकि ये 1/4 भाग है, तो 4 से भाग दे देंगे तो यही वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। यानी सबसे पहले हमें तो त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या अगर निकाल लेंगे तो हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल आसानी से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए हमें वृत्त की परिधि दी हुई है। परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 22 लिख लिए। अब यहां से देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर ही हो गया 22। अब यहां से हमें आर का मान निकाल लेना है, तो पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है और ये गुना आर बराबर 22। तो आर बराबर कितना, ये 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 22 के साथ गुना, और ये दोनों गुना में है, इधर 2 गुना 22 तो नीचे कर देते हैं, भागा में आ जाएगा। तो 22 कट गया, तो 7/2 सेंटीमीटर ये निकला वृत्त की त्रिज्या। अब आपको निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है। तो पाई का देखिए 1/4 को अलग कर लेते हैं, 1/4 गुना पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब आर गुना आर का मान निकाल चुके हैं 7/2 गुना 7/2। अब यहाँ से जो जो कैंसिल हुआ कर लेते हैं, तो 7 से कट गया, 2 से 22 से 11 बार में कट गया। अब तो कुछ कटने वाला नहीं, तो 11 गुना 7 77 और 4 गुना 8 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। तो प्रश्न 40 देखते हैं हम लोग। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद ए में आपसे पूछा गया कि गेंद लाल हो और बी में लाल नहीं। तो देखिए एक थैला है, थैला में 3 लाल और 5 काले कलर का रंग का गेंद है रखा हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, मतलब कि बिना देखे सब मिला हुआ गेंद है, 5 काली और 3 लाल, 8 गेंद है टोटल थैले में समझ लीजिए, और सब मिला हुआ है, आपको नहीं पता कहाँ है, और यादृच्छया कहीं से एक निकालना है, मान लीजिए बिना देखे। तो एक गेंद जो निकाल रहे हैं तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद लाल ही निकले, लाल आने की प्रायिकता, जो आपके हाथ में आए वो लाल गेंद आए। और फिर बी में पूछा है कि लाल नहीं हो, यानी जो आपके हाथ में आए वो लाल नहीं हो। किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इसी फॉर्मूला से हम लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको निकालना होगा अनुकूल परिणाम की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है कि हम लोग कुल परिणाम की संख्या निकालते हैं किसी भी प्रायिकता के सवाल में। और कुल परिणाम क्या होता है, तो जितना जैसे थैला में गेंद है, ठीक है, यही जोड़ लीजिए तो आपका कुल गेंद हो गया, वही हो गया कुल परिणामों की संख्या। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 3 लाल और 5 काली, यानी कि 8 हो गया। कुल 8 गेंद है हमारा, तो कुल परिणाम की संख्या ये हो गया हमारा, क्योंकि जितना भी हम लोग गेंद निकालेंगे 8 में से ही निकालेंगे ना, 8 से तो ज़्यादा नहीं है ना ही कम है,
तो ये हमारा कुल परिणाम हो गया। अब जैसे सवाल ए में आपसे पूछा है कि प्रायिकता लाल गेंद की, लाल निकल जाए, तो हम ए नंबर अब लिखेंगे और लाल गेंद कितनी है वही हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो उस थैले में लाल गेंद कितनी है, 3 लाल गेंदें हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, लाल गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो जाएगी। तो हम लोग लिख लेंगे इस तरह से कि अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी, 3, क्योंकि आपसे लाल के बारे में पूछा है प्रायिकता, तो लाल देखना है आपको। तो हम लोग लिख लेंगे अब इस तरह से कि प्रायिकता लाल गेंद, ब्रैकेट में लिख देंगे लाल गेंद, क्योंकि लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है। फार्मूला बार बार लिखना नहीं है। अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर में रखना है 3 और कुल परिणामों की संख्या 8। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बी नंबर में देखिए आपसे पूछा है कि लाल नहीं हो, तो देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। यह एक फार्मूला ही है कि PE प्लस PE नोट, नहीं, ई डैश को नहीं बोलते हम लोग हिंदी में, ये दोनों का योग 1 होता है। ई मतलब कोई घटना समझ लीजिए, P मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग हमेशा 1 होता है। हिंदी में अगर बात करें तो PE प्लस PE नहीं, दोनों का योग हमेशा 1 होता है। तो अगर आप ई का प्रायिकता, जैसे लाल का प्रायिकता निकाल लिए, तो लाल नहीं का प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ई नहीं का फॉर्मूला देखिए यहाँ से निकल जाता है 1 माइनस, ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में PE, यानी कि उस घटना के होने की प्रायिकता को 1 में घटा देते हैं हम लोग, तो उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता निकल जाता है। तो अगर लाल होने की प्रायिकता आप पहले ही निकाल चुके हैं और लाल नहीं होने की प्रायिकता आपसे पूछा है, तो सीधा 1 में इसको घटा दीजिए तो आपका लाल नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रायिकता लाल गेंद नहीं की प्रायिकता 1 में घटा देंगे प्रायिकता लाल गेंद की, यानी 3 माइनस 8, और यहाँ लॉसल ले लीजिए 8, इधर हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी 5/8। ये आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न 40 के अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न क्या है देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो यहाँ पर सवाल में देखिए कि आपका 50 दे दिया है, मिसप्रिंट कर दिया है। तो ताश के कुल जो पत्ते होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं, तो आपको यहाँ पर 52 कर लेना है सुधार करके। और देखिए अब सवाल क्या है। तो अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता ए में दिया हुआ आपसे एक इक्का होगा और बी में आपसे पूछा गया कि एक इक्का नहीं होगा। तो देखिए 52 पत्तों, ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और वो सब अच्छी तरह से मान लीजिए फेंट दिया गया है, यानी आपको नहीं पता कि कौन सा पत्ता कहाँ है। तो अंदाजा उसमें से आपको एक पत्ता खींचना है, तो वो पत्ता इक्का ही आ जाए, इसकी प्रायिकता आपको बताना है नंबर ए में। और जो पत्ता आप खींच रहे हैं वो इक्का ना निकले, कोई दूसरा निकल जाए, इसकी प्रायिकता आपको बी नंबर में बताना है। तो देखिए इसका भी तो फॉर्मूला वही है प्रायिकता का जो पिछले सवाल में था कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम तो आपका क्लियर दिख रहा है 52, हमें सवाल में हमेशा दिया रहेगा कुल परिणाम। तो यहाँ पर 52 पत्ता का बात हो रहा है तो कुल परिणाम 52 हो गया। अब अनुकूल परिणाम हमें निकाल लेना है, तो हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा। अनुकूल परिणाम का मतलब कि इक्का का प्रायिकता आपसे पूछा है, तो आपको ये पता कर लेना है, जान लेना चाहिए कि 52 पत्ते में इक्का जो है वो कितना होता है। तो इक्का होता क्या है, तो देखिए जो भी कार्ड जो होता है उस पर ए लिखा हुआ होता है, तो ए लिखा हुआ वाला पत्ता कोई ना हम लोग इक्का बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुल कितने होते हैं 52 में, तो ये 4 होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 52 पत्ते जो होते हैं वो 4 भागों में बटे हुए रहते हैं, 2 लाल कलर के और 2 काले कलर के, 13 कार्ड में। तो इन 13 में भी एक इक्का होगा, इस 13 में भी एक इक्का होगा, इस 13 में भी एक और इस 13 में भी। तो कुल हमारा कितना हो गया 4 इक्का। तो अनुकूल परिणाम की संख्या हो गया 4 और कुल परिणाम 52, हमारा प्रायिकता आसानी से निकल जाएगा।
तो अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना, तो 52, क्योंकि 52 पत्ता से ही हमें निकालना है, तो ये कुल परिणाम हो गया। अब ए में लिख लेंगे हम लोग एक इक्का का, तो पहले इक्का की संख्या आप लिख लीजिए। तो 52 पत्तों में इक्के की संख्या कितनी होती है, तो इक्के की संख्या होती है 4, अभी आप लोग को बता दिए। तो यही हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। जो जिसका प्रायिकता आपको बोलेगा उसका ही संख्या निकाल लेना है, वही कहलाता है अनुकूल परिणाम की संख्या। तो अब आप प्रायिकता आसानी से निकाल सकते हैं। किसका प्रायिकता, जिसका पूछा है आपसे यहाँ एक इक्का का, तो प्रायिकता यहाँ लिख लेंगे एक इक्का। ठीक है, फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम आपका 4 है, कुल परिणाम 52 है, तो 4/52, 4 से कट जाएगा 52, 13 बार में, तो 1/13 आपका एक आंसर निकल गया, इक्का होने की प्रायिकता। अब बी में आपसे पूछा है कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो कोई भी घटना का अगर प्रायिकता आप निकाल लिए इक्का होने का, तो उसके नहीं होने का प्रायिकता 1 में घटा देने से निकल जाता है। पिछला सवाल में भी आप लोग को समझा चुके हैं। तो यहाँ पर सीधा हम लोग लिखेंगे प्रायिकता किसका, तो इक्का नहीं, एक इक्का नहीं होने का प्रायिकता। तो यहाँ हो जाएगा फार्मूला 1 माइनस इक्का होने का प्रायिकता जो निकला है आपका 1/13, उसको घटा देंगे, तो 13 हो गया लॉसा, तो इधर हो गया 13 माइनस 1 यानी 12/13, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग वीडियो में सेक्शन बी का देख लिए, जो 36 से 40 तक का टोटल सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का सेक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आप लोग को दिया जाएगा। और अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाना, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।